नमस्कार मित्रों, हिंदी के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। प्रथम भाग हिंदी वर्णमाला का था। इस भाग देखने से पहले प्रथम भाग को आप ज़रूर देखें, उसके बाद इस भाग को देखना न भूलें। चलते हैं सेशन की ओर, स्टार्ट करते हैं। इसका मुख्य टॉपिक है शब्द विचार, यानी भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। एक दूसरे से ये रिवर्स है। भाषा की न्यूनतम इकाई को वाक्य कहते हैं तथा वाक्य की न्यूनतम इकाई को शब्द कहते हैं। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द कहलाता है। ये वर्णों एवं अक्षरों का, देख रहे हैं, वर्णों एवं अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। अगर किसी बात को आप बोल रहे हैं तो उसको एक दो अक्षर एवं वर्ण से मिल के बना ही होगा, एवं उसका अगर शब्द का उच्चारण सही हो जाएगा तो समझिए कि शब्द कहलाएगा। ऐसे किसी भी बात बोल के उटपटांग बात बोलना है वो नहीं होगा। अब देखिए, ये शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द। आते देखते हैं बारी बारी से कि सार्थक शब्द कौन है एवं निरर्थक शब्द कौन है। तो चलते हैं सार्थक शब्द की ओर। सार्थक शब्द है जिन शब्द का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। इसमें लिखा हुआ सार्थक यानी इसका कुछ अर्थ, सही अर्थ, सा मतलब सही, इसका सही अर्थ निकलने उसे सार्थक बोलते हैं। जैसे मंदिर, पुस्तक, कॉपी, कलम इत्यादि जितने भी प्रकार के बोलचाल की भाषा में सार्थक रूप से निकल जाए उस सभी प्रकार के शब्द को सार्थक शब्द कहते हैं। मंदिर, दरवाज़ा, दौर दरवाज़ा, दीपावली, नदी, धूप, जितना भी प्रकार की शब्द में जो भी बोलने में कुछ शब्द का उच्चारण हो वो सार्थक शब्द कहते हैं। आइए अब देखते हैं निरर्थक शब्द। नाम से पता है कि इसका कुछ अर्थ ना निकलता हो, या निरर्थक शब्द हो गया। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द करते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं होता, अब देखिए यहाँ पर फटाफट लिखा हुआ है, चटाचट निकला हुआ है और धड़ धड़ निकला हुआ है। तो ये सब फटाफट, चटाचट और धड़ धड़ ये सब के कुछ उच्चारण नहीं हो रहा है, इसलिए इसको निरर्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं। प्रथम है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विशेषज शब्द। या बारी बारी से तत्सम, तद्भव, देशज एवं विशेषज से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलते हैं प्रथम तत्सम की ओर। तत्सम है हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ग्रहण किए गए हों, मतलब ठहरे देशी है, जो का त्यों जो है वही है, उसमें किसी प्रकार का वित्तपोषण या किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया हो, जिसमें कोई ध्वनि का परिवर्तन नहीं किया हुआ है, उसे तत्सम कहते। तत्सम मतलब उसी के समान, सम है उसी के समान है, संस्कृत का उसी का समान हो उसे तत्सम कहते हैं। जिस तरह मयूर, मोर यानी नयन, आँख, अमूल्य जिसका मूल्य न हो, एवं बानर, ये सब हिंदी का तत्सम शब्द आ गया, जिसका ज्यों का त्यों संस्कृत शब्द का अर्थ हो गया। अब चलते हैं तद्भव शब्द की ओर। तद्भव है तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उसे तद्भव कहते हैं। मतलब वही है, तत्सम से ही शब्द के समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो भी शब्द बना है उसे तद्भव कहते हैं। ये उसका एक तरह से वित्तपोषण है, लेकिन समय के अनुसार इसमें खाली चेंज हो रहा है। वहाँ पे बानर बोल रहे थे, यहाँ पे बंदर बोल रहे थे, है ना। वहाँ पर मयूर बोल रहे थे, यहाँ पर मोर बोल रहे हैं। अगर संस्कृत में कहा जाए तो अग्नि बोलेंगे या आग बोलेंगे, है ना। वहाँ जितना भी संस्कृत का उच्चारण, वहाँ पर चांद है, सॉरी,
यहाँ पर भी उसका सही उच्चारण हो रहा। वहाँ पर किसी प्रकार का आग अग्नि होगा संस्कृत में, तो यहाँ आग है, मयूर का मोर लिखा हुआ है, बानर का बंदर लिखा हुआ है, सेम उसी तरह है। और ये देशज शब्द हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर में है देशज। देशज का मतलब है जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उसे देशज शब्द कहा जाता है। एकदम देसी कहे तो दुआ, थोथा, लोटा इत्यादि एवं लोटा, थाली, चम्मच, गिलास, चूल्हा, चौकी, ये सब जितना हो गया ये देशज मतलब कि देसी भाषा हो गया। अब देखिए दुआ कि भगवान से दुआ मांगते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, ये सब हो गया देसी शब्द। थोथा वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसका कोई दांत वगैरह ना हो, उसे देखते हैं कि थोथा बोलता है देसी भाषा में। लोटा तो आप समझ रहे हैं, लोटा गोलाकार का होता है जिसमें पानी भर के लिया जाता है, लोटा लोटनी। उसके बाद देखते हैं अगले में विदेशज शब्द। विदेशज शब्द दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द को विशेषण शब्द कहते हैं, यानी विदेशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अलमीरा, देखिए ये विदेशज शब्द हो गया। आलपीन ये विदेशज शब्द हो गया। दरवाज़ा, ये सब जितना भी शब्द है विदेशज शब्द है, यानी विदेश से अडॉप्ट किया गया है, लिया गया है। कुछ तत्सम से तद्भव बनाया गया है, मतलब जिस प्रकार यहाँ अग्नि को आग कहा जाता है, नासिका को नाक कहा जाता है, विवाह को देसी भाषा में ब्याह कहा जाता है, ये सब भ्राता को भाई कहा जाता है, ये सब देख लीजिएगा, है ना। जिस तरह वहाँ अग्नि को आग कहा गया है, ये सब तो तत्सम से बना लिया जाएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फिर देखिए रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो देखेंगे इसमें कि कौन रूढ़ शब्द है, किसे यौगिक शब्द कहते हैं, किसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो और वो जो परंपरा से भी किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ये कह रहा है इसका खंड सार्थक ना हो, अगर इसको 2 भागों में विभाजन कर दिया जाए, जैसे यहाँ लोटा लिखा हुआ है, अब किसी प्रकार कोई कहेगा थाली, तो था ली, था एवं ली, इसका कोई अगर था का कोई अर्थ निकला है, कुछ हो सकता है उसमें, नहीं हो सकता है। उसी तरह लो मतलब कुछ नहीं होता, टा मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ कह रहा है जिसका कोई खंड सार्थक ना हो, खंड मतलब विभाजन कर देना, 2 भागों में टुकड़ा कर देना, खंडन कर देना, विभाज्य कर देना। तो लोटा, तो इसके कल को 2 भाग में विभाजन, जल मतलब जा का मतलब ही कुछ अर्थ नहीं होगा। किसी को आप बोलेंगे जा या बोलेंगे ला तो उसका कुछ अर्थ नहीं है, इसलिए इसको रूढ़ शब्द में रखा गया है। जिसका कोई खंड सार्थक ना हो, यानी उसका सही अर्थ ना हो, सार्थक मतलब सही अर्थ ना होना यानी सार्थक ना हो, उसे परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द लग रहा है यौगिक है, मतलब कि 2 या अधिक वर्णों से मिलकर योग होके बना है। यहाँ पे यौगिक लिख रहा है तो मतलब योग मतलब क्या होता है, योग मतलब होता है प्लस का निशान, यानी जोड़, किसी जोड़े हुए शब्द से बना हुआ हो जिसे यौगिक कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक हो, यानी सही अर्थ निकलता हो। यहाँ देखिए विद्यालय, तो विद्या का भी सही अर्थ है, आलय भी सही अर्थ है, विद्या भी प्राप्त किया जाता है। एवं उसी प्रकार दया सागर है, दया का भी, उसके बाद सागर का भी एक अपना अर्थ हुआ, दया का भी एक अपना अर्थ हुआ। जिस तरह दया मोह माया हुआ, सागर तो आप जान ही रहे हैं, है ना। उसी तरह यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक उन शब्द को कहते हैं जिसके खंड सार्थक हो, यानी उसके खंड का भी कोई अपना मूल स्वरूप हो, उनके खंडों का भी एक अपना प्रकार हो, एक अपना शब्द सही शब्द मिलता हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट आइए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है, तो ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। इसमें कह रहा है कि यौगिक तो होते हैं, मतलब ये तो होते ही हैं, यौगिक होते हुए मतलब कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल से तो बना ही है, पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हो, मतलब किसी
अलग अर्थ का, जैसे देखिए यहाँ पंकज शब्द यानी पंख और जा का मेल से बना, जिसका विशेष अर्थ कमल होता है, यानी पंकज का विशेष अर्थ यहाँ पर कमल होता है। ये तो यानी यहाँ पर पंख का भी कोई अर्थ एक तरह से नहीं है, लेकिन पंकज का अलग से शब्द अगर बहाना जाए तो पंकज का मतलब कमल होता है। तो यहाँ पर यही कह रहा है, जो यौगिक तो होते हैं, मतलब योग जोड़ तो होते हैं, ये दो वर्ण इधर में मिला हुआ है, इससे पंख को निकला हुआ है, पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ इसके एक और यानी उसके पर्यायवाची में कोई और शब्द आ जाते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट में यहीं तक आज का क्लास शब्द विचार का यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी अन्य लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।